आइए एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 10 शुरू करते हैं। आपको याद होगा 9th लेक्चर में मैंने डी ब्रॉय वेव पार्टिकल डुअलिटी प्रिंसिपल और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे बातचीत की थी। इस लेक्चर में हम लोग वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम पे बातचीत करेंगे, जो कि काफी टफ टॉपिक पड़ता है और बहुत क्लैरिटी नहीं रहती स्टूडेंट्स पे को इस पे, है ना। और पिछले साल यानी मतलब इसी साल 2017 एडवांस में इस पे क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। और मेंस में भी एक क्वेश्चन पूछा है, इसके वेव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो चाहे नीट हो चाहे एडवांस हो, हर तरह के एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। अगर आप ये लेक्चर पूरा देखेंगे तो मैं आपको, है ना, वेव मैकेनिकल मॉडल में आप कॉम्पिटेंट हो जाएंगे, आप इसके ऊपर सारे क्वेश्चंस कर सकेंगे चाहे कोई वर्जन ऑफ एग्जामिनेशन हो, ठीक है। तो आइए सीखते हैं इसको। देखिए, अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर में बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी, जैसे कि पढ़ा कि जे थॉम्पसन मॉडल, फिर रदरफोर्ड मॉडल, फिर बोर मॉडल। बोर मॉडल में एक प्रॉब्लम थी, बोर एग्जैक्ट वेलोसिटी और एग्जैक्ट रेडियस बताते हैं। रेडियस मींस पोजीशन, वेलोसिटी मींस वेलोसिटी ऑफ कोर्स, ठीक है। रेडियस कितना था? 0.53 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10 इंटू n स्क्वायर बाई z, और वेलोसिटी कितनी होती थी? 2.188 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6z बाई n। हाइजेनबर्ग ने कहा कि किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए ये दोनों चीज आप एक साथ निकाल ही नहीं सकते। और डिब्रॉगली ने या डिब्रॉय ने प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन को जो पार्टिकल समझकर वेव बोर ने पूरी थ्योरी निकाल दी, एक्चुअली वो पार्टिकल भी है और वेव भी है, उसमें डुअल नेचर होता है, ठीक है। तो अब बोर्स की थ्योरी बेकार इसलिए हो गई क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से पार्टिकल मानकर, है ना, सारे अजम्पशन और सारे कैलकुलेशंस किए। लेकिन अब एक ऐसे थ्योरी की जरूरत थी जिसमें इलेक्ट्रॉन का डुअल बिहेवियर सामने आए, ठीक है, डुअल बिहेवियर को इनकॉर्पोरेट किया जाए। तो एक नया मॉडल निकल के आया जो कि कहा जाता है वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, मॉडल ऑफ एटम। श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दिया, कहा, है ना, डेल 2 साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 साई बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस पी बाय एच स्क्वायर साई इज 0, ठीक है। उन्होंने एक इक्वेशन दिया, इसको कहते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, है ना, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहा जाता है, वेव इक्वेशन कहा जाता है। इस वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक है, वेव फंक्शन कहलाता है, ठीक है, वेव फंक्शन कहते हैं। इसका जो इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसको हम वेव फंक्शन या आइगन फंक्शन कहते हैं, आइगन फंक्शन कहते हैं। उसको हम साई एक्स वाई और जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है, साई एक्स वाई जेड से डिनोट किया जाता है। तो पहली चीज ये सीखी हम लोगों ने, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि सर ये क्या है। देखिए, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये वेव इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन को दोनों चीजें माना है, ठीक है। ये वेव फंक्शन है यानी वेव का भी कंपोनेंट है, और यहाँ पे मास भी है यानी इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल की तरह भी ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। तो दिस इक्वेशन इनकॉर्पोरेट्स बोथ थिंग्स, पार्टिकल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज वेल एज वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और चीजों से मैं आपको अवगत करा दूं, है ना, 8 और पाई तो आप जानते हैं। एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि आपका होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -31 kg हो जाएगा, ठीक है। ई इज टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल, है ना, मैकेनिकल एनर्जी को ई कहते हैं, एनर्जी को ई कहते हैं। और ई की वैल्यू होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। पी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी यानी ये जहां पर जो ई माइनस पी दिखाई पड़ रहा है हमें, है ना, ई माइनस पी जो है वो एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप ई जो है वो टोटल है और पी मींस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों घटाएंगे तो आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। और यहां पर एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू जो है ना, वो आएगी 6.626 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -34 जूल सेकेंड्स, ठीक है। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के, है ना, कई सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो वेव फंक्शन कहते हैं। वेव फंक्शन कई तरह के आएंगे, है ना, आप लिख सकते हैं साई, है ना, 10, साई 20, साई
साई 100, साई 200, ठीक है। इस तरह से कई सॉल्यूशन आएंगे, ये क्वांटम नंबर से बेसिकली, आगे मैं समझाऊंगा आपको। साई है ना 2 1 -1, साई 2 1 0 डॉट 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 डॉट, साई कुछ है ना अल्फा, साई बीटा, फिर साई 3 0 0 डॉट 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 डॉट। अब इसमें क्या होगा है ना, जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज अ है ना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर इसका क्या है, ऑर्डर आप कह सकते हैं ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ 2 है, और जो सेकंड ऑर्डर है उसका पावर कितना है 1, यानी डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री जो है वो 1 है। तो आप कह सकते हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक सेकंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इसके सॉल्यूशन आप जब निकालेंगे तो आपको कई सारे एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस मिलेंगे। देखिए इस चैप्टर को मैं इस लेक्चर को जब भी मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं इस चीज को ध्यान रखता हूं कि 11th 12th के बच्चे को समझ में आए, तो आप पेशेंस रखिए। हो सकता है अभी शुरुआत में आपको कुछ चीजें कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन चीजें बहुत सिंपल हैं और सरल हैं, और एक बार समझ में आ जाएंगी तो आप इसका क्वेश्चन जरूर करके आएंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन जब आप निकालते हैं तो कई सारे वेव फंक्शंस निकल के आते हैं। कुछ वेव फंक्शंस एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन होते हैं, एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन है, कुछ सॉल्यूशन अनएक्सेप्टेबल होते हैं, जैसे मैंने अल्फा बीटा लिख दिया इनको, ये अनएक्सेप्टेबल सॉल्यूशन है, ठीक है। फिर ये एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन है। जो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन होते हैं उन्हीं को हम वेव फंक्शन कहते हैं, बल्कि मुझे ऐसे कहना चाहिए कि ना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का अगर आप सॉल्यूशन निकालते हैं तो उनकी कई सारी वैल्यूज आती हैं। जो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, जो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम वेव फंक्शन कहते हैं या आइगन फंक्शन कहते हैं, ठीक है, आइगन फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो मैंने अब तक आपको क्या बताया, मैंने आपको अब तक यही बताया कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक पार्शियल सेकंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके सॉल्यूशन से हमें इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस, हर एक सॉल्यूशन एक 2 इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। जो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन, अब एक्सेप्टेबल से क्या मतलब है, जैसे कई बार आप लोग प्रोजेक्टाइल में या कहीं पे क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं टाइम के लिए, टाइम अगर नेगेटिव आता है तो हम उसको अनएक्सेप्टेबल कर देते हैं, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ऐसे ही कुछ क्राइटेरियाज पर कुछ वेव फंक्शन अनएक्सेप्टेबल थे, उनको डिस्कार्ड कर दिया गया, जो एक्सेप्टेबल थे उनको रखा गया। जो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शंस होते हैं उन्हें आप वेव फंक्शन या आइगन फंक्शन कहते हैं, ठीक है। और अब ये आइगन फंक्शन या वेव फंक्शन देते क्या है तो मैं बताऊं आपको। हर एक वेव फंक्शन का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देता है, ठीक है। आप पूछ सकते हैं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, डेंसिटी क्या है प्रोबेबिलिटी, तो मैं बताता हूं। देखिए एक छोटा सा, आइए एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक छोटे से मग में हम एक गोल्फ बॉल रख लेते हैं और एक बहुत बड़े बाल्टी में भी एक गोल्फ बॉल रख लेते हैं, ठीक है, गोल्फ बॉल रख लेते हैं। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द गोल्फ बॉल इन दिस मग, यू विल से 1, ठीक है, प्रोबेबिलिटी 1 है, इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। इसका वॉल्यूम 1 लीटर है, ठीक है। यहां पर गोल्फ बॉल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, आप बोलेंगे फिर 1, इसका वॉल्यूम 10 लीटर है। तो फर्क कहां है, मैं यही एक बॉल को एक कुएं में डाल दूं, मैं कहूं इसमें पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आप बोलेंगे 1, पर अंतर कहां है, अंतर है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का अंतर है। क्या अंतर है, यहां पर आप प्रोबेबिलिटी 1 होने के लिए सिर्फ 1 लीटर खंगालना पड़ता है, यानी यहां पे प्रोबेबिलिटी 1 पर लीटर है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 1 पर लीटर है। यहां पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितनी है, यहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, प्रोबेबिलिटी इज 1 इन 10 लीटर्स, यानी 1/10 पर लीटर, यानी यहां पर इस मग में अगर आप 1 लीटर खंगालेंगे तो 100% संभावना है, 100% प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, लेकिन गोल्फ बॉल मिल जाएगा। लेकिन इस बाल्टी में अगर आप 10 लीटर खंगालेंगे तब मिलेगा, यानी 1 लीटर खंगालने पर आपको सिर्फ 1/10 प्रोबेबिलिटी होगी कि गोल्फ बॉल मिल जाए। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी।
प्रोबेबिलिटी पी है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर है। साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं? साई स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल प्रोबेबिलिटी बाय स्मॉल वॉल्यूम, डीपी बाय डीवी। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज डीपी बाय डीवी लिखा जा सकता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन अ यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इन अ यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, तो मैंने अब तक क्या पढ़ाया आपको? मैंने अब तक पढ़ाया कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके सॉल्यूशंस बहुत सारे आते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। इसमें जो एक्सेप्टेबल होंगे उन्हें हम वेव फंक्शन कहते हैं या आइगन फंक्शन कहते हैं, और है ना, इनके आइगन फंक्शन का जो स्क्वायर है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देता है। ठीक है, आइए इसके आगे की बातचीत की जाए। अगर कोई कहता है हर एक वेव फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, हर एक वेव फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग जितनी एनर्जी होती है उसको हम आइगन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो एक बात और सीखी हम लोगों ने, क्या अगली बात मैं चीजें लिखता जा रहा हूं ताकि जो व्यूवर्स देख रहे हैं वो एक नोट्स भी बना सकते हैं अगर चाहे तो। ठीक है, अगली चीज क्या है ना, एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग टू a wave function is called eigen energy। हर एक वेव फंक्शन के अकॉर्डिंग जो एनर्जी होती है ना, उसे आइगन एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा चलिए, तो इतनी बातें तो क्लियर हो गई। ठीक है, कि व्हाट इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसके एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है ना, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है। आइए अब इतनी जानकारी के साथ एक इलेक्ट्रॉन को खोजने की, इलेक्ट्रॉन खोजते हैं, तलाश करते हैं, इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, आइए एक इलेक्ट्रॉन को खोजने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये 3 एक्सेस है ना, दिस इज एक्स एक्सेस, ठीक है, दिस इज वाई, एक्स क्रॉस वाई शुड ऑलवेज बी जेड। ठीक है, इस पे आप एक्स डिस्टेंस जाइए, फिर एक्स डिस्टेंस, वाई डिस्टेंस जाइए और जेड डिस्टेंस ऊपर उठ जाइए। यानी आप कह सकते हैं कि इस पॉइंट की का जो कोऑर्डिनेट है वो पी एक्स वाई और जेड है। ठीक है ना, इसका पी एक्स वाई जेड है। अब आप इस पे dx जाइए, dy जाइए और dz उठिए, यानी एक बॉक्स मिलेगा आप। ठीक है, दिस इज dx, दिस इज dy और ये dz जो है ये ऊपर वाला हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये दिस इज dy, दिस इज dx और ये dz हो जाएगा, dz हो जाएगा। इस छोटे से बॉक्स में, इमेजिनरी बॉक्स में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी खोज रहा हूं मैं। ठीक है, मैं फिर बता दूं, मैं एक्स एक्सिस पे एक्स, वाई एक्सिस पे वाई और फिर जेड एक्सिस पे जेड चढ़कर यहां पहुंचा हूं। ठीक है, और फिर यहां पे एक मैंने छोटा सा एक डिफरेंशियल एलिमेंट ले लिया है ना, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का एक छोटा सा बॉक्स मिला है। इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? इसमें इलेक्ट्रॉन के, तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन आप खोज रहे हैं। तो मान लीजिए मैं साई 100 इलेक्ट्रॉन खोज रहा हूं, इसको आप कह सकते हैं साई 1s इलेक्ट्रॉन खोज रहा हूं, है ना। आगे चल के बताऊंगा, 1 इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 0 इज एंगुलर, सॉरी 0 इज अजीमुथल क्वांटम नंबर और दूसरा 0 इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये पहला जो इलेक्ट्रॉन मिलता है न्यूक्लियस से जाने के बाद, पहला दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन, उसका ये वेव फंक्शन है। ठीक है, आइए मैं इस साई 1s को खोजने की कोशिश करता हूं। तो मुझे पता है छोटी सी प्रोबेबिलिटी बाई छोटा सा वॉल्यूम विल बी इक्वल टू साई स्क्वायर 1s। ठीक है, ऐसे कर सकता हूं। आप पूछ सकते हैं सर ये 1s आया कहां से? ये 1s श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने पर एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन में से एक है, वो भी पहले 2 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, dp इज इक्वल टू साई स्क्वायर 1s, dp इज इक्वल टू साई स्क्वायर 1s इंटू dv। छोटी सी प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू वेव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इंटू छोटा सा वॉल्यूम। छोटी सी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वेव फंक्शन इंटू छोटा सा वॉल्यूम। छोटा सा वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, dx dy dz। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, dp इज इक्वल टू साई स्क्वायर dx dy dz।
छोटी सी प्रोबेबिलिटी इतनी होगी, तो पूरी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन करेंगे आप ऑफ द छोटी सी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, छोटी सी प्रोबेबिलिटी को इंटीग्रेट किया आपने, छोटी सी प्रोबेबिलिटी को इंटीग्रेट करने पर कंप्लीट प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये छोटी सी प्रोबेबिलिटी जो आएगी दैट विल बी इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन साई स्क्वायर 1s dx dy dz। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। अगर आप इस प्रोबेबिलिटी को 1 एडजस्ट करते हैं, 1 कि नहीं भाई मुझे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की 100% प्रोबेबिलिटी चाहिए, 100% प्रोबेबिलिटी चाहिए, अगर आप ये इसको एडजस्ट करते हैं तो क्या पाएंगे कि इनकी जो लिमिट्स हैं आपको माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के को इंटीग्रेट करना होगा साई स्क्वायर 1x dx dy और dz को। ठीक है, इंटीग्रेट करना होगा। अब ये इसको सिंगुलैरिटी कहते हैं। आप फंस गए, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की 100% प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो आपको ये इसका मतलब ब्रह्मांड हुआ, आपको एक्स एक्सिस पे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी खंगालना होगा, वाई एक्सिस पे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, जेड एक्सिस पे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी पूरा ब्रह्मांड जब आप खंगालेंगे तब आपको इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1 मिलेगी किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड में। ठीक है, तो काफी गंदा रिजल्ट है, इससे कुछ होना जाना नहीं है ना। तो इंसान ने है ना एडजस्टमेंट किया, क्या किया, एक एडजस्टमेंट किया, नहीं कहा कि मैं सिर्फ 90 से 93% प्रोबेबिलिटी चाहता हूं। अगर आप 90 से 90% से 93% प्रोबेबिलिटी के बीच में अगर एडजस्ट करने को तैयार हैं तो ये लिमिट्स बहुत छोटी सी आ जाएगी, बहुत छोटी सी लिमिट आ जाएगी, माइनस ए प्लस ए, माइनस ए प्लस ए, वेर ए इज वेरी स्मॉल, माइनस ए प्लस ए, साई स्क्वायर 1s dx dy dz, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इंसान ने इसको ड्रॉ किया। ठीक है, क्या किया है ना, इसको ड्रॉ किया, ऐसे ड्रॉ किया, कहा कि अगर ये छोटी सी प्रोबेबिलिटी माइनस ए से प्लस ए, नहीं 90, देखिए मैं इस चीज को समझाता हूं। अगर कोई पूछे कि आपके फादर कहां मिलेंगे, 100% प्रोबेबिलिटी कि आपके फादर कहां मिलेंगे, तो आपको पूरा पृथ्वी खंगालना पड़ सकता है, या आपके फादर कहीं भी मिल सकते हैं पृथ्वी पे। हो सकता है कि वो ना कोई फ्लाइट पकड़कर श्रीलंका चले गए हो, या कोई फ्लाइट पकड़ के यूरोप निकल ली हो आज शाम को, ठीक है ना, निकल जाए, तो इस पृथ्वी पर उनके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, पूरा पृथ्वी खंगालोगे तब प्रोबेबिलिटी 1 होगी कि श्योर मिल जाएंगे वो, कि पृथ्वी छोड़कर जाने की संभावना बहुत कम है। ठीक है ना, लेकिन अगर आप 90 या 93% प्रोबेबिलिटी में संतुष्ट है, 100% चाहिए, तो आपको पृथ्वी खंगाना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी इस बात की भी है कि वो अमेजन के जंगल में घूम रहे हो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी इस बात की कि ऑस्ट्रेलिया चले गए हो, ठीक है, लेकिन अगर आप 90 से 93% प्रोबेबिलिटी में एडजस्ट करने को तैयार हैं, तो आपको वो घर और ऑफिस के बीच में ही मिल जाएंगे। यानी 100% की तलाश करोगे तो बहुत बड़ा इलाका खंगालना पड़ेगा, ब्रह्मांड। लेकिन अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, बहुत ज्यादा नहीं, 90 से 93% प्रोबेबिलिटी इज अप्रोक्सीमेटली लाइक 100% प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो अगर थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं तो आपके पिताजी जैसे घर और ऑफिस के बीच में ही मिल जाएंगे कहीं। ऐसे ही छोटा सा कॉम्प्रोमाइज अगर इलेक्ट्रॉन के लिए करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटे से इलाके में मिल जाएगा। एक्स एक्सिस माइनस ए से प्लस ए, वाई एक्सिस माइनस ए से प्लस ए, जेड एक्सिस माइनस ए से प्लस ए। आप पाएंगे कि एक ऐसा इलाका है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 93% तक हो सकती है। बहुत छोटा सा इलाका न्यूक्लियस के अलोंग, ठीक है ना। आप इन सब ये फिगर आपको एनसीईआरटी बुक में ही मिल जाएगा, और जितने डॉट्स ज्यादा होंगे वहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। तो सबसे पहले अब हम यहां पे दो हमें झटके मिल रहे हैं। एक, अब ये बोर्स थ्योरी के अनुसार सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, ठीक है। अब हमें इस नई थ्योरी, देखिए बोर्स थ्योरी में हमें क्या मिलता था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अलोंग 2 डायमेंशनल फिक्स्ड पटरी पर, जैसे ट्रेन चलती है वैसे फिक्स्ड पटरी पर चलने वाले लोग हैं, इनको हम ऑर्बिट्स कहते थे। ये बोर्स थ्योरी का कल्मिनेशन था, बोर्स थ्योरी से आया था, ठीक है। लेकिन आज वेव मैकेनिकल थ्योरी या ना वेव मैकेनिकल थ्योरी में अब इलेक्ट्रॉन 2 डायमेंशनल ऑर्बिट के बजाय 3 डायमेंशनल स्पेस में पाया जाता है। इस 3 डायमेंशनल स्पेस में
इलेक्ट्रॉन इस थ्री डायमेंशनल स्पेस को ऑर्बिटल कहा जाता है, ना कि ऑर्बिट, ठीक है, ऑर्बिटल कहा जाता है। इसमें 90 to 93% प्रोबेबिलिटी होती है कि इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ठीक है ना। ये बोर्स थ्योरी का कल्मिनेशन है, ये वेव मैकेनिकल मॉडल से मिला, वेव मैकेनिकल मॉडल से हमें ये चीज मिली कि है ना इलेक्ट्रॉन जो है पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो सिनेरियो काफी बदल चुका है। अब क्या, अब हम एक बॉर्डर लाइन पे है बोर्स थ्योरी और है ना वेव मैकेनिकल थ्योरी के। इस थ्योरी में इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मानते हैं और कहते हैं ये फला रेडियस पर फला वेलोसिटी से घूमता हुआ पाया जाएगा, वी एन एथ आर एन एथ। यहां सब कुछ एग्जैक्ट था, यहां कुछ भी एग्जैक्ट नहीं है। हम कहेंगे यहां जैसे रेडियस फिक्स था कि इसी रेडियस पे पाया जाएगा, सो ऑर्बिट कहते हैं। लेकिन अब यहां पे कहेंगे नहीं, हमें नहीं पता इलेक्ट्रॉन इसके बीच में कहां है, पर इतना पता है कि इस इलाके में उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 90 to 93% है, ठीक है। जैसे इसकी वेलोसिटी फिक्स है, अब मुझे नहीं मालूम, यह तो हमें मालूम था कि ये सर्कुलर चक्कर लगाता है, पर यहां पर हमको पता नहीं। हम कहते हैं इसके अंदर सर्कुलर चक्कर लगाता है या घूमता फिरता है या रिग्जैग मोशन करता है, मुझे नहीं मालूम, पर इसी के अंदर वो पाया जाएगा। तो इसको हम लोगों ने ऑर्बिटल कहा। आपने देखा 90 से 93% प्रोबेबिलिटी एडजस्ट करने पर आपको कुछ लिमिट्स मिलती हैं, उस लिमिट्स के आधार पर आप ऑर्बिटल्स का शेप बना सकते हैं, ठीक है। तो अगला अब हम दो काम करेंगे। पहला, मैं आपको लिखाऊंगा कि ऑर्बिटल और ऑर्बिट में क्या फर्क है, ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चंस में, इनके बीच में फर्क देख लीजिए। दूसरी चीज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि है ना, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ऑर्बिटल्स कितने तरह के शेप के होते हैं और उसमें कितने नोडल प्लेन और नोड्स होते हैं, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो आइए ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच का डिफरेंस निकालने की पढ़ने की कोशिश करते हैं। ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, ठीक है, ऑर्बिटल अक्सर इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली चीज, अब ये क्लियर हो गया कि ऑर्बिट्स आर वेल डिफाइंड, इनका रेडियस भी डिफाइंड होता है, आर वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ्स, ठीक है, सर्कुलर पाथ्स होते हैं, यानी ऐसे वेल डिफाइंड है भैया। आपका रेडियस जो है वो 0.53 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 1 स्क्वायर बाई z पे मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन ऑर्बिटल का पाथ डिफाइंड नहीं होता। ऑर्बिटल इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस। ऑर्बिटल एक 3 डायमेंशनल स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 90 to 93% होती है। 3 डायमेंशनल स्पेस वेयर probability of finding an electron is 90 to 93%। तो ये सर्कुलर पाथ है, ये 3 डायमेंशनल स्पेस है, ठीक है, ऐसा है। दूसरी चीज क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो प्लेनर होगा, ठीक है, विल बी प्लेनर इन नेचर, प्लेनर मोशन होगा। जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा वो 3 डायमेंशनल मोशन होगा। पता नहीं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, मुझे नहीं मालूम, पर इसका मोशन जो है वो 3 डायमेंशनल होगा, ठीक है। तीसरी चीज क्या, सारे ऑल ऑर्बिट्स आर सर्कुलर, ठीक है, सारे के सारे ऑर्बिट्स सर्कुलर होते हैं, ठीक है। लेकिन ऑर्बिटल्स के साथ ऐसा नहीं है। ऑर्बिटल्स जो हैं वो आर्बिट्री शेप में आएंगे, कुछ लोग स्फेरिकल होंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ लोग स्फेरिकल होंगे, कुछ लोग डम्बल शेप में होंगे, कुछ लोग डबल डम्बल शेप में होंगे, तो डबल डम्बल शेप में होंगे, ठीक है। चौथी बात क्या, अगर आप ऑर्बिट्स की बात करें तो हर एक ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, हर एक ऑर्बिट में 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी अगर फर्स्ट ऑर्बिट, आपने स्कूल में पढ़ा होगा, k शेल, l शेल, mn डॉट 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 डॉट, 1 रखेंगे तो 2 पहले शेल में या पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सेकंड 2 रखेंगे, फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, n की वैल्यू 2 रखे, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा 8, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 क्या आ जाएगा 18 डॉट 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 डॉट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ना ऑर्बिट में 2n स्क्वायर होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बात ऑर्बिटल की करेंगे तो एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, ठीक है। आपको याद होगा कि आप लोग केमिस्ट्री में जो ये एक बॉक्स बनाते हैं, है ना, हर एक बॉक्स आपका एक ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करता है। पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये 3 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है।
अगली बात, ऑर्बिट्स में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता, इज नॉट फॉलोड, ठीक है ना, इसको फॉलो नहीं करते हैं। क्यों नहीं फॉलो करते हैं? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की हम एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी दोनों बताते हैं, ठीक है, हाइजेनबर्ग फॉलो नहीं होता। जबकि है ना ऑर्बिटल में आप कह सकते हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को है ना वैलिड होता है, जो है फॉलो किया जाता है, ठीक है। छठी चीज क्या, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक पार्टिकल है। जबकि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव के साथ साथ पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करता है, इट बिहेव्स लाइक वेव एज वेल एज व्हाट पार्टिकल्स, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये 5-6 डिफरेंसेस हैं जो आपको जानने थे ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स के बीच में। एक बात और छूट रही थी, इसलिए मैंने चेक किया, एक और बात है क्या, ऑर्बिट्स का डायरेक्शनल नेचर नहीं होता, यानी इलेक्ट्रॉन हर दिशा में पाया जाता है। ये देखिए, ये नॉन डायरेक्शनल नेचर है, सर्कुलर चीजें नॉन डायरेक्शनल होती है, इससे कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है हर दिशा में, ठीक है। तो ऑर्बिट्स जो होते हैं, ऑर्बिट्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, ठीक है, आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। जबकि ऑर्बिटल्स जो हैं उनका डायरेक्शन होता है, कुछ लोग डायरेक्शनल होते हैं, कुछ लोग नॉन डायरेक्शनल होते हैं। फॉर इंस्टेंस, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आपको, स्फेरिकल जो ऑर्बिटल होंगे, ठीक है, स्फेरिकल जो ऑर्बिटल होंगे वो तो नॉन डायरेक्शनल होंगे, नो डाउट, इनका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, नॉन डायरेक्शनल होंगे। लेकिन अगर आप पी ऑर्बिटल ले लीजिए, ठीक है, तो अगर आप कहेंगे px, अगर आप कहते हैं px, तो आपने दिशा तय कर दी, इसलिए डायरेक्शनल नेचर है इसका, ये x एक्सिस पे मौजूद है, ठीक है ना। तो ये कैसा हो गया, इसकी दिशा दिखाई पड़ रही है, इट इज डायरेक्शनल इन नेचर, ठीक है। तो मैंने अब तक आपको बहुत सारे डिफरेंसेस बताए ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स के बीच में। फिर से एक बार हल्का सा समराइज कर दूं, ऑर्बिट्स जो है वो सर्कुलर पाथ होते हैं, ऑर्बिटल्स 3 डायमेंशनल स्पेस होता है जिसमें 90 to 93% प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की। इलेक्ट्रॉन जब भी ऑर्बिट में घूमता है वो सर्कुलर पाथ में घूमता है, 2 डायमेंशनल होता है, जबकि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशनल मोशन करता है, और उसमें कहां पाया जाएगा, कैसे पाया जाएगा, ये बहुत क्लियर नहीं है। ऑर्बिट्स जो है वो सर्कुलर होते हैं, जबकि ऑर्बिटल्स जो है स्फेरिकल भी होते हैं, डम्बल भी होते हैं, डबल डम्बल भी होते हैं, ठीक है। एक ऑर्बिट में 2n² इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता, ऑर्बिटल में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। इसलिए हम इसमें एग्जैक्ट कुछ भी नहीं बताते और कहते इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है। एग्जैक्ट हाइजेनबर्ग कहता है एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी नहीं बता सकते, इसलिए हम इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन के है ना वेलोसिटी और पोजीशन की संभावनाएं व्यक्त करते हैं सर, ठीक है। ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होता है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पार्टिकल और वेव डुअल नेचर शो करता है, ठीक है। ऑर्बिट्स जो है वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं क्योंकि हमेशा सर्कुलर होते हैं, जबकि ऑर्बिटल्स कुछ नॉन डायरेक्शनल भी हो सकते हैं, कुछ डायरेक्शनल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अब तक इस लेक्चर में काफी बातचीत की। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन को जब से लोगों ने कहा कि वो वेव के साथ साथ पार्टिकल है, बोर थ्योरी गड़बड़ हो गई। अब नई वेव मैकेनिकल मॉडल आया जिसमें श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दिया और कहा कि इस इक्वेशन को के सॉल्यूशंस जो वेव फंक्शंस देंगे वो वेव फंक्शंस इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शंस होंगे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के एक्सेप्टेबल वेव फंक्शंस को हम लोगों ने है ना एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस को वेव फंक्शन का, आइगन फंक्शन का, उसका स्क्वायर हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देता है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऐसी कोई चीज है जिसमें वॉल्यूम मल्टीप्लाई करने से प्रोबेबिलिटी निकलती है। प्रोबेबिलिटी निकाल के हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अगर आप 1 चाहते हैं तो पूरा ब्रह्मांड खगालना पड़ेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ब्रह्मांड में कहीं भी हो सकती है, लेकिन अगर आप 90 to 93% में कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटे से रीजन में पाया जाता है जिनको ऑर्बिटल कहते हैं। और फिर मैंने ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में आपको डिफरेंस समझाया। आइए अब इन ऑर्बिटल्स के शेप पे बातचीत करते हैं। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। पहला एस ऑर्बिटल, तो एस ने भी सजेस्ट कर रहा है, एस स्टैंड्स फॉर स्फेरिकल। स्फेरिकल कैसे होते हैं साहब, ये ऐसे होते हैं, मतलब ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो ये ऐसे पाए जाएंगे, सर्कुलर होंगे, यानी इनका ये वो इलाका होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन के
पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हाई होगी, 93% से 90 to 93% के आसपास होगी। ये न्यूक्लियस है आपका, ठीक है ना। तो इसको स्फेरिकल या ये स्फेरिकल शेप का होता है एस ऑर्बिटल, इट इज स्फेरिकल इन शेप स्फेरिकल शेप का होता है। और देखिए नोडल प्लेन किसे कहते हैं, नोड्स तो मैं आपको आगे समझाऊंगा नोड्स किसे कहते हैं। नोडल प्लेन की बात करिए, एक स्फीयर है, ऐसा कौन सा प्लेन होगा जो न्यूक्लियस से पास करे और इसकी प्रोबेबिलिटी को कट ना करे, ठीक है। मेरे को लगता है ऐसा कोई प्लेन नहीं है। आप इसको एक ऐसे गोल तरबूज को सेंटर के आसपास ऐसे काटिए, चाहे ऐसे काटिए, चाहे ऐसे काटिए, देखिए तीन ही प्लेन है। एक तीनों परपेंडिकुलर प्लेन्स होते हैं, तीन परपेंडिकुलर प्लेन्स होते हैं। एक एक्स वाई प्लेन जिसमें मैं खड़ा हूं, ठीक है, एक वाई जेड एक्स प्लेन जिसमें बोर्ड है, ठीक है, और एक वाईजेड प्लेन जिसमें बगल की दीवार है, ठीक है। तो तीन प्लेन होते हैं, एक जिसमें मैं खड़ा हूं, एक ये और एक ये, ठीक है। ये तीन प्लेन्स होते हैं। छत और जमीन एक ही प्लेन कही जाएगी बिकॉज दे आर पैरेलल। ये और ये प्लेन एक ही कहा जाएगा बिकॉज दे आर पैरेलल, और ये प्लेन एक ही कहा जाएगा बिकॉज दे आर पैरेलल। तो एक कमरे में भले ही 6 प्लेन्स दिखाई पड़े पर होते 3 प्लेन हैं, ठीक है। दो पैरेलल प्लेन्स को हम लोग एक ही प्लेन मानते हैं। तो इस स्फेरिकल ऑर्बिटल को आप ऐसे काटिए, मतलब वाईजेड प्लेन से काटिए, चाहे एक्स वाई प्लेन में काटिए, चाहे जेड एक्स प्लेन से काटिए, तीनों प्लेन इसकी प्रोबेबिलिटी को कट करेगा। यानी ऐसा कोई प्लेन नहीं है जो इसकी प्रोबेबिलिटी को कट ना करे। इसलिए मैं कहूंगा इसमें नोडल प्लेन कितने हैं, 0 है, ठीक है। इट्स कॉल्ड नोडल प्लेन, ठीक है। नोडल प्लेन 0 है। एस ऑर्बिटल हो गया। दूसरा पी ऑर्बिटल, ठीक है। पी ऑर्बिटल कैसे होते हैं तो आपको पता होगा, पी ऑर्बिटल्स आपने क्लासेस में ऐसे ड्रॉ करते होंगे आप स्कूलों में, ठीक है। ऐसे ऐसे लिखा जाता है, दिस इज पी एक्स, पी वाई, पी जेड लिखा जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये होते कैसे हैं? अब पी एक्स ऑर्बिटल जो होता है वो ऐसा होता है। अगर आप इसे एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं, तो ऐसा होगा, ठीक है। ऐसा होगा, एक्स एक्सिस पे फैला होगा। यानी कितने प्लेन हो सकते हैं जो इससे पास कर जाएंगे? ये वाला प्लेन इसको कट नहीं करेगा। कौन सा? ये वाला प्लेन कहलाएगा आपका एक्स वाई और जेड, ठीक है। ये जेड वाई जेड प्लेन जो है, वाई जेड प्लेन बिल्कुल साफ पास कर जाएगा इससे, ठीक है, और इसको कट नहीं करेगा, ठीक है ना। आप ऐसे समझते, यहां पे बहुत क्लियर नहीं हो रहा है, ऐसे है तो ये वाला प्लेन काटेगा इसको, ठीक है। ये वाला प्लेन भी कैंसिल करेगा, एक्स वाई प्लेन भी इसको कट करेगा, जेड एक्स प्लेन भी कट करेगा, दो ऑर्बिटल्स ऐसे। लेकिन इस प्लेन, ये प्लेन न्यूक्लियस से सीधा पास कर जाएगा, ये दोनों प्रोबेबिलिटीज को कट नहीं करेगा, ठीक है। यानी मैं इसको क्या कहूंगा ना, यहां पे एक नोडल प्लेन है। अगर आप नोडल प्लेन की बात करेंगे तो एक है, और उसका नाम जो है वो जेड वाई जेड प्लेन है। वाई जेड प्लेन इसमें नोडल प्लेन हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप पी वाई ऑर्बिटल की बात करिए, पी वाई, तो पी वाई ऑर्बिटल्स जो है वो ऐसे होगा, इस तरफ वाई वाई एक्सिस पे होगा, ठीक है। दिस इज एक्स और दिस इज जेड। आप देख सकते हैं अगर कोई ऐसे है तो ये वाला प्लेन उसको कट नहीं करेगा। कौन सा प्लेन है ये? एक्स जेड प्लेन, ठीक है। जबकि जेड एक्स प्लेन कट करेगा, ऐसे है, जेड एक्स प्लेन कट करेगा। और अगर आप एक्स वाई प्लेन से पास करेंगे तो भी ये दोनों ऑर्बिटल्स जो है कट करेंगे। लेकिन ये वाला प्लेन जो है, जो इन दोनों ऑर्बिटल के न्यूक्लियस से पास करता है, यानी कौन सा प्लेन हो जाएगा? एक्स जेड प्लेन। ये इसके प्रोबेबिलिटी को कट नहीं करेगा। यानी इसमें भी नोडल प्लेन जो है वो एक है, और उस प्लेन का नाम है जेड एक्स प्लेन, ठीक है। जेड एक्स प्लेन कहा जाता है। ऐसे ही ऑन द सेम लाइंस आप पी जेड ऑर्बिटल को भी, है ना, देख सकते हैं। पी जेड ऑर्बिटल कैसा होगा? ऐसा होगा, जो जेड एक्सिस पे होगा। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, जेड एक्सिस पे होगा। अब अगर ये जेड एक्सिस पे है तो ये वाला जो प्लेन है ये ऐसे है, ऐसे है। तो अगर आप इस प्लेन से, जेड एक्स प्लेन से काटेंगे कट जाएगा, जेड वाई वाई जेड प्लेन से काटेंगे तब भी ये कट जाएगा ना। लेकिन ये वाला प्लेन जो है कौन सा? एक्स वाई प्लेन इसकी प्रोबेबिलिटी को टच नहीं करेगा। यानी इसमें अगर आप नोडल प्लेन्स की बात करिए तो इसमें एक नोडल प्लेन है जिसका नाम एक्स वाई प्लेन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इन तीनों शेप्स को ऑर्बिटल्स के हम लोग कहते हैं डम्बेल शेप, ठीक है। डम्बेल शेप कहा जाता है, ठीक है। तो ये पी ऑर्बिटल्स हो जाएंगे डम्बल शेप। आइए
डी ऑर्बिटल्स देखने की कोशिश करें। डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो उसमें 5 डी सबशेल जो होता है उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं डी जो है थर्ड, डी सबशेल, सबशेल क्या होता है मैं आगे पढ़ाऊंगा। डी सबशेल हैज 5 ऑर्बिटल्स। डी सबशेल ऐसे 5 ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें, 1 2 3 4 5। एक को कहते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। आइए इनके शेप्स देखते हैं और इनका ओरिएंटेशन देखते हैं और पता लगाते हैं कि इसमें कितने नोडल प्लेन्स होंगे। ठीक है, देखने की कोशिश करते हैं। तो पहला उठाया जाए डी एक्स वाई। ठीक है, डी एक्स वाई क्या है, थोड़ा सा आपको 3 डायमेंशनल इमेजिनेशन करना होगा। डी एक्स वाई प्लेन कैसा होगा, एक्स और वाई प्लेन में होगा, जेड प्लेन में नहीं। यानी अगर ऐसे है, ये एक्स, ये वाई प्लेन है, ये एक्स प्लेन है, एक्स वाई जेड, तो ये 4 लोब्स जमीन पे होंगे, इस प्लेन में होंगे। ठीक है ना, कुछ ऐसा दिखेगा। ये मैं काम करता हूं, मैं वो ड्रॉ करता हूं जो जैसा आपको ये ऊपर से देखने पे दिखेगा। अगर ऊपर से देखने पे जैसा दिखेगा मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा एक्स और वाई प्लेन में ये ऑर्बिटल ऐसे फैला हुआ है। ठीक है, इसके जो लोब्स हैं वो एक्स एक्सिस से 45 डिग्रीज पे होंगे। ठीक है, 45 डिग्रीज पे होंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, ऐसे एक को डंबल कहते हैं तो ऐसे 2 को क्या कहेंगे, डबल डंबल कहेंगे। ठीक है, इट इज कॉल्ड डबल डंबल शेप कहा जाता है, डंबल शेप कहा जाता है। और इस पे कितने नोडल प्लेन हो जाएंगे, तो आप देख सकते हैं यहां पे जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। आप देख सकते हैं वाई जेड प्लेन भी इसके प्रोबेबिलिटी को कट नहीं कर रहा, और अगर ये जेड है तो जेड एक्स प्लेन भी कट नहीं कर रहा। हाँ, अगर ये वाई जेड प्लेन में रखे हुए हैं, ऐसे वाई जेड प्लेन में रखे हैं, तो वाई जेड प्लेन की अपनी वाई जेड प्लेन जब आप पास करेंगे तो जरूर इनकी प्रोबेबिलिटीज जो है वो कट होंगी। ठीक है, यानी मैं यहां पे कह सकता हूं कि अगर ये डी एक्स वाई है तो इसमें नोडल प्लेन्स जो होंगे वो नोडल प्लेन्स की संख्या 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, 2 नोडल प्लेन्स होंगे, और कौन से होंगे, जेड वाई, वाई जेड प्लेन नोडल प्लेन होगा, और एक्स जेड, ये जेड है, एक्स जेड प्लेन इसका नोडल प्लेन हो जाएगा। ठीक है, ये 2 प्लेन्स इसके नोडल प्लेन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया। आइए वाई जेड देखा जाए कैसा होता है, डी वाई जेड। डी वाई जेड भी बिल्कुल डी एक्स वाई की तरह ही होगा। ठीक है, कोई बहुत डिफरेंस नहीं होगा, बस प्लेन बदल जाएगा। मतलब क्या, अगर डी वाई जेड देखेंगे तो डी वाई जेड आपको अच्छा कब दिखेगा, डी वाई जेड प्लेन आपको अच्छा तब दिखेगा जब एक्स एक्सिस से आप देखना शुरू करें। इधर से आप इधर से देखेंगे तो आपको है ना, ऐसे है ना, इस दीवार पर आपको ऑर्बिटल्स दिखाई पड़ेंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है, इस वाली दीवार पर दिखाई पड़ेंगे एक्स वाई जेड प्लेन पे। खैर हम लोग इसको ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, दिस इज वाई, दिस इज जेड, ऐसा दिखाई पड़ेगा। वाई जेड जो भी प्लेन होगा उस पे ये लोब जो है 45 डिग्री बना रहा होगा, इसको हम डी वाई जेड कहेंगे। इसमें भी नोडल प्लेन जो होंगे वो 2 होंगे। मैं साफ देख सकता हूं, अगर यहां पे एक्स है तो एक्स वाई और एक्स जेड, एक्स वाई प्लेन और एक्स जेड प्लेन इसका नोडल प्लेन हो जाएगा। इसी तरह से जेड एक्स प्लेन भी हो जाता है ना, जेड एक्स ऑर्बिटल भी हो जाएगा, इसका भी शेप डबल डंबल होगा, डबल डंबल हो जाएगा। ऐसे ही अगर एक्स जेड है तो ऐसा हो जाएगा एक्स जेड, अगेन ये 45 डिग्री बनाएगा दोनों से। ठीक है, इसको डी एक्स जेड कहा जाता है। इसमें भी 2 नोडल प्लेन होंगे, अगर यहां वाई एक्सिस है तो वाई एक्स वाई प्लेन और वाई जेड प्लेन, एक्स वाई प्लेन और वाई जेड प्लेन, 2 इसके नोडल प्लेन हो जाएंगे। तो मैंने अभी अभी डी जेड एक्स भी एक्सप्लेन कर लिया। ये दोनों टिपिकल केसेस हैं। आइए देखते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसा होता है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई एक्सिस पे ही होता है, लेकिन अंतर क्या है, डी एक्स वाई एक्स वाई प्लेन में होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी एक्स वाई प्लेन में ही होता है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में होता है। बस फर्क क्या है, फर्क एक छोटा सा है, क्या कि
डी एक्स वाई के जो लोब्स हैं वो 45 डिग्री बनाते हैं, जबकि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के जो लोब्स हैं वो इसी एक्सिस पे हो जाएंगे, ठीक है, इसी एक्सिस पे हो जाएंगे। इसको क्या कहेंगे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगेन इसमें भी ऐसे दो परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं जो इसको अनटच्ड कट नहीं करेंगे, अनटच्ड छोड़ देंगे, ऐसे और ऐसे दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं, तो हम यहां पे भी कह सकते हैं कि यहां पर भी दो नोडल प्लेन्स हैं, ठीक है, दो नोडल प्लेन्स मौजूद हैं। इसके बाद लास्ट वाला जो इसको भी डबल डंबल कहेंगे, डबल डंबल कहा जाएगा, शेप कहा जाएगा, ठीक है। अब लास्ट चीज बच जाती है डी जेड स्क्वायर, ठीक है, डी जेड स्क्वायर कैसा होगा, आइए देखने की कोशिश करते हैं कि डी जेड स्क्वायर कैसा होगा। डी जेड स्क्वायर की जहां तक बात है ना, डी जेड स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, एक्स वाई जेड, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो ये ऐसा होता है, ऐसे एक लोब और एक डोनट की तरह कोई चीज ऐसे लगी होती है। इसको डी एक्स स्क्वायर, इसको डी जेड स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। इसको बेबी सूदर शेप कहते हैं, बेबी सूदर शेप कहा जाता है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, बेबी सूदर शेप का मतलब हो गया, आपको मालूम होगा कि जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको है ना एक शहद से भरा हुआ ऐसे एक निप्पल दिया जाता है, जो वो अपने है ना ये निप्पल जो है ऐसे उंगली में पकड़ के आप बच्चे के मुंह में डाल देते हैं ताकि उसमें धीरे धीरे शहद अंदर जाती है, तो वो बहुत ही सूदिंग सा फील करता है, ठीक है। तो ये ऐसा ही है, बेबी सूदर जैसा है, ये एक रबर निप्पल जैसा है और ये पीछे एक डिस्क होती है ताकि इस निप्पल को बच्चा निगल ना ले, ठीक है ना। तो ऐसा डिस्क है और ऐसे दो डिस्क है, मतलब ये इधर भी निप्पल है, इधर भी निप्पल है, दो ऐसे बेबी सूदर अगर जुड़ जाए तो ऐसा दिखाई पड़ता है, तो इसको हम बेबी सूदर शेप कहते हैं, ठीक है। इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं होगा, देखिए ऐसे है, ये प्लेन तो हो नहीं सकता वाई जेड प्लेन, ये प्लेन भी नहीं हो सकता है ना, ये प्लेन जेड एक्स प्लेन भी नहीं इसको कट करेगा, ये भी प्लेन कट करेगा, ये भी प्लेन कट करेगा, ऐसे वाला प्लेन भी कट करेगा। एक प्लेन होता अगर ये डोनट शेप ना होता तो ये नोडल प्लेन हो जाता, लेकिन ये जो डोनट रिंग है, ऐसे जो रिंग बन रही है, ये भी जो है एक एक्स वाई प्लेन इसको कट करेगा, यानी इस ऑर्बिटल में एक भी नोडल प्लेन नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन आप याद रखें, नो नोडल प्लेन, नो नोडल प्लेन, इसको आप बेबी सूदर शेप कहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको 3D सबशेल्स के बारे में भी बता दिया। जहां तक एफ सबशेल की बात है, एफ सबशेल में 5 के बजाय 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। एफ सबशेल में, चौथी बात, एफ सबशेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं और इसका जो स्ट्रक्चर है वो लीफ लाइक होता है, ठीक है, पत्ती की तरह होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। बस इतना इसमें जानने की जरूरत है, इसका शेप इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द सिलेबस एट दिस लेवल, ठीक है। तो हम लोगों ने शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में भी बातचीत कर ली, ठीक है। अब हम लोगों को एक मेजर टॉपिक शुरू करना है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जिसके बारे में मैं अगले लेक्चर में आपसे बात करूंगा। इस लेक्चर में हम लोगों ने काफी बातचीत की। इस लेक्चर में हम लोगों ने और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, उसके सॉल्यूशंस क्या देते हैं, है ना, वेव फंक्शन क्या है, आइगन फंक्शन क्या है, आइगन एनर्जी क्या है, ऑर्बिटल्स क्या है, ऑर्बिट्स क्या है, क्या इनमें डिफरेंस है, ऑर्बिटल्स के क्या शेप होते हैं, कितने नोडल प्लेन होते हैं, इन सब चीजों पे बातचीत की है ना। मुझे लगता है अगले लेक्चर में मैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में बात करूंगा, जो कि 11वां लेक्चर होगा। और याद रखिए इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने कहा IIT JEE एडवांस में और इस साल मेंस में दोनों में रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के ऊपर क्वेश्चन था। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के ऊपर बातचीत में लेक्चर नंबर 11 में शुरू करूंगा और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक माना जाता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप लेक्चर नंबर 11 देखने के बाद यू विल फील इजी अबाउट इट, ठीक है। मिलते हैं लेक्चर नंबर 11 में। थैंक यू सो मच।